हेलो दोस्तों, दिस इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम टू यू अध्ययन अड्डा। तो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्या, चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आपको पता है पॉलिटिकल साइंस का ये जो एक बुक है वो समाप्त हो चुका है और ये दूसरा बुक चल रहा है, उसका भी तीसरा चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो चुका है। और आज की सेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। बहुत ही मजा आएगा आपको इस सेशन में, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है आप सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेशन से फिर से एक बार प्रूफ हो जाएगा कि जो एक क्वेश्चन है वो बहुत सारे एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछे गए हैं। इस बात का प्रूफ जो है इस सेशन में मैं कर दूंगा और आपके सामने आप खुद ही समझ जाएंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वह भी इसमें दिए गए हैं, ताकि प्रीवियस ईयर की भी तैयारी आपको हो सके और साथ ही साथ दूसरे बोर्ड में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वह भी आपके सामने होगा, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके, बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाए। सिर्फ 60 या 70% तैयारी ना हो आपकी, 90%, 95, 99, 100% तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है, और ये सारे प्रश्न उत्तर जो है ये आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, कहीं और आपको जाने की, कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शेड्यूल की बात करें तो आज पॉलिटी, आज फ्राइडे है और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज पॉलिटी होने वाली है। कुछ पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए और पीडीएफ के लिए, इन दोनों चीजों के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। या टेलीग्राम ग्रुप जो है चैनल के नाम पे ही है, अध्ययन अड्डा, ADHYAN अध्ययन अड्डा। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहां पर आप पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। और जो क्लास हो रही है हमारी, ये 8 बजे शाम में हो रही है, डेली 8 बजे शाम में चल रही है। आपके सामने जो भी बच्चे शेड्यूल के लिए पूछ रहे थे वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से दिन कौन सी क्लास चल रही है और किस टाइम पर चल रही है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे, सेशन तो अच्छा लगता ही, आपका बहुत सारा प्यार हमें मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं। और मुझे शिकायत है, कुछ स्टूडेंट जो है लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं और ना ही वो बाद में भी कमेंट करते हैं, जो कहा करते थे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आपसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता, मुझे आप जैसा टीचर पहले क्यों नहीं मिला। तो कहाँ गए वो सारे स्टूडेंट? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऐसे ही वो मेरा मुझे खुश रखने करने के लिए, या ऐसे कह सकते हैं अच्छे अच्छे कमेंट कर देंगे तो सर खुश हो जाएंगे? हाँ, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो सच में क्लास में जुड़िए और सच में वीडियो देखिए, उस पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट करिए कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज कमेंट मत कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि सेशन अच्छा था, बुरा था, नहीं समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, यह आप खुद तय करेंगे। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कमेंट आप लास्ट में कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है या कैसा लगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, तो जो नियोजन शब्द है उसी से हम लोग शुरू करते हैं कि नियोजन शब्द से क्या तात्पर्य है, या नियोजन शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नियोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? जस्ट वेट, 1 मिनट मुझे दीजिए आप लोग। बिल्कुल, चलिए, नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आंसर है हमारा, आर्थिक प्रगति के लिए, यानी कि आर्थिक तरक्की के लिए, पैसे के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही नियोजन कहलाता है। चाहे आप किसी भी चीज, किसी भी फील्ड में, आप अपने पर्सनली भी ले सकते हैं, देश के संदर्भ में भी ले सकते हैं, कि आर्थिक प्रगति के लिए जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने जो के लिए जो कार्य करते हैं, जो योजना बनाते हैं, वही नियोजन कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। भारत में लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई हो सके, इसके लिए आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था, जिससे भारत गरीबी से ऊपर उठ सके। जो उस समय भूखमरी की थी, बेरोजगारी तो हालांकि आज भी बहुत ज्यादा है, उस समय भी थी, गरीबी, भूखमरी, और खास करके जो लोग कहीं बाहर रहते थे, तन पे कपड़ा नहीं रहता था, ये सारी चीजें जो मूलभूत चीजें थी, उस चीजों से बाहर निकालना था भारत को। इसलिए भारत में नियोजन की प्रक्रिया जो है यह आरंभ की गई थी। और इसी क्रम में 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते जाइएगा। बहुत सारे बच्चे कल कमेंट कर रहे थे क्या सर पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो बच्चों इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप क्या कर सकते हैं, आप बाद में नोट्स बना सकें इसका, ठीक है। और अपने हैंड राइटिंग में बनाइएगा, मैं बार बार कहता हूं, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही परेशानी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतने सारे क्वेश्चन का एक ही जवाब है, ठीक है। देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया। हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया। हरित क्रांति क्या थी, इसके क्या लाभ हुए। बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया। हरित क्रांति क्या थी, इसके परिणामों का उल्लेख करें। उत्तराखंड बोर्ड 2022 में पूछा गया है। हरित क्रांति किसे कहते हैं, लिखिए। मध्य प्रदेश बोर्ड 2022 में। अब तो मध्य प्रदेश वाले बच्चे भी जान गए होंगे कि मध्य प्रदेश का भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और राजस्थान बोर्ड में 5 नंबर में पूछा गया हरित क्रांति क्या थी, इसके क्या लाभ हुए। तो आपको मैच दोनों मिक्स करके हरित क्रांति क्या थी उसका डेफिनेशन और उससे क्या लाभ हुए ये भी लिख देना है। 5 नंबर में दोनों मैच करके मैं बता रहा हूं अभी, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आएगा। आंसर क्या है हमारा कि खाद्यान्न संकट से उबरने के लिए, जो देश में खाद्यान्न संकट हुआ था जिस वजह से अकाल पड़ा था, इससे निपटने के लिए, इससे उबरने के लिए सभी को भोजन उपलब्ध करवाने हेतु खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि की आवश्यकता थी। यानी कि जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा था वह भारत के लोगों की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, जो जरूरतें थी उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। तो इसमें वृद्धि की आवश्यकता थी और तेजी की आवश्यकता थी। 1960 के दशक में किसानों को क्या किया गया, यानी कि इस वृद्धि को जो जो लक्ष्य था, जो खाद्यान्न उत्पादन में जो लक्ष्य रखा गया था, इसको पूरा करने के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज दिया गया, उर्वरक उनको दिया गया, खाद जिसको बोलते हैं। उसके बाद कीटनाशक दिया गया, जो कीट लग जाते, कीड़े लग जाते उसको मारने के लिए, और बेहतर सिंचाई की सुविधा जो है, ये सभी चीजें बहुत सस्ती दरों पर सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। इससे क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि हुई या काफी व्यापक वृद्धि हुई, जिसे क्या कहा गया, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे हरित क्रांति कहा गया। तो हरित क्रांति का ये डेफिनेशन था, ये परिभाषा था 2 नंबर में, ठीक है। हरित क्रांति की ये परिभाषा थी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे कि हरित क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव हुए, जो लाभ हुए, इसके बारे में हम आगे आने वाले क्वेश्चन आंसर के ही माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं। बिहार बोर्ड की 2015 और 2016 के एग्जाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है, और इसका मतलब ये नहीं कि किसी और बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। आपके सामने इससे पहले वाला क्वेश्चन, आपके सामने वो उदाहरण है कि वही क्वेश्चन अलग अलग बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए जो भी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश इवन ऐड कर दीजिए, झारखंड ले लीजिए, ये सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों का कॉमन क्वेश्चन जो है कॉमन हो जाता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और एक बच्चा पूछ रहा था क्या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। देख हर कोई सकता है। क्या सीबीएसई बच्चे, जो बोर्ड के बच्चे हैं, वो देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश में होता है, उनको इंग्लिश में लिखनी पड़ती है। अगर वो समझ सकते हैं, समझ में उनको आ रहा है, अच्छे से वो देख के लिख सकते हैं, तो वेलकम है आपका। आप जरूर आइए हमारे चैनल पे और सारे क्वेश्चन आंसर एक एक करके देखिए। आंसर करते हैं हम इस क्वेश्चन का। तीसरे पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से 66 के बाद, आपको पता है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में। 61 से लेकर के 1966 इसका जो है ड्यूरेशन रहा था, इसकी अवधि रही थी। इसके बाद क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना का क्रम टूट गया, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी यह 1969 से शुरू हुई, तो 3 वर्ष का बीच में गैप रह गया। 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजना चली, यानी कि वार्षिक योजना कहने का अर्थ है एक एक वर्ष का। 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69, यानी कि एक एक वर्ष के लिए 3 योजना चली गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से 1974 तक चली थी। पंचवर्षीय योजना के क्रम के टूटना, जो कि क्रम टूट गया, 3 वर्ष का जो गैप आ गया, इसी को योजना अवकाश कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे हरित क्रांति के लाभ आपको देखने को मिल जाएंगे, या हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव देखने को आपको मिल जाएंगे।
और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का मूल्यांकन कीजिए, सीबीएसई 2018। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए, झारखंड बोर्ड 2016। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों को लिखिए, झारखंड बोर्ड 2018। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए, बिहार बोर्ड 2022। पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना बिहार बोर्ड से हैं, वो बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर करके बैठे हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप 60-70 और बहुत ज्यादा मैं बात कर लूँ, बहुत एफर्ट अगर आप लगा भी लेते हैं तो 80% तक नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं को 90, 95 नंबर, 96, 97 नंबर चाहिए, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरित क्रांति के 2 सकारात्मक प्रभाव या जो लाभ है यह निम्नलिखित है। हालांकि यहाँ 2 ही लिखा गया है, यहाँ पे 4 लिखा गया है, यहाँ 2 है, यहाँ सिर्फ सकारात्मक प्रभावों के बारे में बात की गई है और यहाँ पे भी 2 की बात की गई है। लेकिन हम लोग यहाँ 4, 5, 6 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपसे 4 पूछ दे, जैसे कि यहाँ पूछा गया है, अगर आपसे 3 पूछ दे 2 के बदले, तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा करवाता हूँ इसलिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा है। कृषि हरित क्रांति की बात क्या हुआ, कृषि जो है एक लाभकारी व्यवसाय हो गया, क्योंकि पैदावार बहुत ज्यादा हुई तो किसान अपनी जरूरतों के अलावा जो पैदावार करता था उसका वह बिक्री करने लग गया। अधिकाधिक लोग, यानी कि अधिक से अधिक लोग जो है कृषि की ओर आकृष्ट होने लगे। पहले कृषि को हीन भावना से देखा जाता था, कृषि करने वाले को, लेकिन जब हरित क्रांति हुई, उससे पैदावार बढ़ी, तब कृषि की ओर लोगों का जो रुझान है ये काफी ज्यादा होने लग गया, क्योंकि कृषि उस हरित क्रांति के बदौलत कृषि की पैदावार काफी ज्यादा होने लग गई। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ और कृषि का मशीनीकरण हुआ, यानी कि कृषि में मशीनों का प्रयोग किया जाने लग गया। जब जो काम लेबर किया करते थे, मजदूर किया करते, तो वही काम मशीन जो है कुछ घंटों में कर दिया करता था और मजदूरों को करने में कई दिन लग जाते थे। अतः मशीनें व वस्तुएं बनाने वाले कारखाने का विकास हुआ, जिससे लोगों को रोजगार मिला। अब कहीं पे मशीन की जरूरत होगी, लोग हाथ से काम कर रहे हैं, उसके स्थान पे अब मशीन आ गया, तो कहीं ना कहीं जो मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं वह भी डेवलप करेगी, और मशीन बनाने के लिए लोगों को भी रोजगार पे रखना पड़ेगा, तो जिससे लोगों को भी रोजगार मिल गया। खाद्यान्न की उन्नत किस्मों का विकास हुआ। अब जो है जिस किस्म के खाद्यान्न फसल पहले उपजाए जाते थे, उससे कहीं ज्यादा अच्छे किस्म के खाद्यान्न फसल उपजाए जाने लग गए। देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया और इतना ज्यादा खाद्यान्न पैदावार हुआ कि हम विदेशों में भी उसको भेजने लग गए। किसानों में जागृति आई, यानी कि किसान जो है वह जागरूक हुए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। किसके बाद? हरित क्रांति के बाद। किसानों में संगठनात्मक एकता आई, यानी कि किसान अब एक साथ आ गए, किसान संगठन बनाए जाने लग गए और उनकी राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, सारे बच्चे से मेरी निवेदन है कि स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लेते जाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? हमारा जो देश है, हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था है? हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ नहीं जानना है? बिल्कुल जानना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड बात की जा रही है, तो एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का तत्व जो है यह विद्यमान रहता। अब समाजवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है, यह क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग इसी क्वेश्चन आंसर के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है साम्यवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। यानी कि सिंपल अगर एक लाइन में कहूं तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें राज्य के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार बाजार को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन वहीं मैं पूंजीवादी की बात करूं तो पूंजीवादी में क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरे की प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होता है। ठीक है, यानी कि जो एक बाजार होता है वहां पे बहुत सारे लोग जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। जो संसाधन होते हैं देश के, उस पे राज्य का नियंत्रण ना के बराबर होता है और बाजार पूंजीपतियों के अधीन होता है। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। लेकिन मिश्रित जो है दोनों के समावेश को लेकर के चलता है, और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कुछ भाग मुक्त बाजार के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि कुछ गतिविधियों का प्रबंधन जो है यह सरकार खुद ही करती है। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आंसर आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट इसका मिल सके। बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और खुद को मुझे हाइड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य? बिहार बोर्ड के 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। और श्वेत क्रांति क्या है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने यह शुरू की थी। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 और 2018 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, क्यों मैं बार बार कहता हूँ, इसमें से आप देखते होंगे बहुत सारा जो है ज्यादातर प्रीवियस ईयर होता है, 70 to 80%, और 20 to 30% क्वेश्चन ही होते हैं जो नए क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चन या 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और सिर्फ एक ही बोर्ड का मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं अलग अलग बोर्ड का करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सेम क्वेश्चन अलग बोर्ड में भी पूछा जाता है। यानी जो झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, इसकी पूरी संभावना है कि बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, या राजस्थान की बोर्ड में पूछ सकता है, या किसी और स्टेट के बोर्ड में पूछा जा सकता है। आंसर करते हैं हम लोग, श्वेत क्रांति के जरिए देश में, अच्छा हाँ मुझे एक बात याद आ गया। ठीक है, किसी बच्चे का क्वेश्चन था, कहाँ था ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन था कि सर किसी ने मुझसे पूछा कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान में ये जो विज्ञान शब्द है यह क्यों आया है? राजनीति विज्ञान में विज्ञान शब्द क्यों आया है? ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, राजनीति विज्ञान में विज्ञान शब्द क्यों आया? विज्ञान शब्द क्यों आया? उस बच्चे का नाम मैं जब मैं कमेंट करूंगा तब मैं बता दूंगा कि क्या नाम था उनका जिन्होंने पूछा था। ये जो विज्ञान शब्द है राजनीति विज्ञान में क्यों आया है, विज्ञान का क्या अर्थ होता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, या फिर जब आप चैनल खोलेंगे वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अंतर। ठीक है, वैसे मैं इसका उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे बच्चे जाके देख लीजिएगा कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान शब्द क्यों लगा हुआ है। ठीक है, आंसर करते हैं हम लोग कि श्वेत क्रांति के जरिए जो है, श्वेत क्रांति के जरिए देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए, यानी कि ऐसे प्रयास किए गए जिसकी योजना बनाई गई और उस पर फिर से काम किया गया। सुनियोजित मतलब एक योजना बनाइए और फिर उस पर काम कीजिए। इसके अंतर्गत सहकारी संगठनों का निर्माण किया गया, यानी कि सरकार भी उसमें सम्मिलित थी और निजी क्षेत्र के जो लोग थे वह भी सम्मिलित थे। दोनों को मिलाकर के एक सहकारी संगठन बनाया गया। अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था की गई। वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हासिल की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में, 1970 के दशक लिख लीजिएगा, इसमें डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने यह शुरू किया था। मिल गया आपको। श्वेत क्रांति के कारण ही आज भारत विश्व में जो है दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह बन चुका है। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आ गया क्वेश्चन ना, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। झारखंड 2013 और बिहार बोर्ड 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्यों बच्चे कह सकते हैं कि सर मैं प्रीवियस ईयर कर लूं तो हो जाएगा? अगर बिहार बोर्ड वाले बच्चे 2021 में ये क्वेश्चन नहीं किए हुए थे तो 2 नंबर उनका गया, 2 नंबर कट गया ना उनका, 2 नंबर कम आएगा। तो क्यों आप तैयारी ना करें, क्यों रिस्क लेना है हमें, जबकि हमारे पास अभी टाइम है ना। और सारा क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको करवाने के लिए तैयार हूं तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं, मुझे ये बताइए। आपको पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, बहुत अच्छी तैयारी करना है, अपना 100% दे के जाना है, फिर जो एग्जाम में होगा वो भगवान भरोसे है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकास के इस मॉडल में आर्थिक विकास की अपेक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि सामाजिक क्षेत्रों में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कब होगा, चहुमुखी विकास कब होगा? जब व्यक्ति पैसा भी कमाए, जब व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, जब व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य, जब व्यक्ति के लिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा हो, जब व्यक्ति को रोजगार मिले, तो यह व्यक्ति के लिए सर्वांगीण विकास होता है। तो जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है उसमें इसी सब चीजों पे जोर दिया जाता है, तथा अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण होता है, जैसे कि रूस कह लीजिए, चीन कह लीजिए, ये सब देश हो गए।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण राज्य के बजाय निजी तंत्र का होता है। ठीक है, देश उस पर नियंत्रण नहीं करेगा, किसी देश का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि पूंजीपति वर्ग के लोग उस पर नियंत्रण करेंगे और उसको चलाएंगे अपने हिसाब से। यह मॉडल विकास के साथ साथ अधिक लाभ पर आधारित होता है। इसमें लोगों का सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूंजीपति लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, व्यापारी लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, उद्योगपतियों को उससे कोई मतलब नहीं, बल्कि उनको अपने लाभ से, अपनी प्रॉफिट की पड़ी होती है। ठीक है, और यह दोनों जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। साम्यवादी पूंजीवादी के अपोजिट होता है और पूंजीवादी साम्यवादी के अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजनाबद्ध विकास का क्या अर्थ है, और झारखंड एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के दो मॉडल थे। ठीक है, एक पूंजीवादी मॉडल और दूसरा साम्यवादी मॉडल। यहाँ पे लिखा गया नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो जरूर अपने नोट्स में लिखिएगा। एक जो था साम्यवादी मॉडल था, एक साम्यवादी मॉडल था और दूसरा पूंजीवादी मॉडल था, दूसरा पूंजीवादी मॉडल था। ठीक है, दो मॉडल थे। ठीक है, कब? स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद। आपसी मतभेदों के बावजूद, यानी कि जो जो नियोजन की व्यवस्था में लगे हुए थे, जो चाहते थे कि भारत ऐसे तरक्की करे, भारत वैसे तरक्की करे, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, बहुत सारे, अधिक कहते हैं ना, मेनी हेड मेनी माइंड्स, यानी कि जितने सारे लोग उतने सारे ओपिनियन। इस सब के बावजूद भी, सारे ओपिनियन के बावजूद भी, अधिक विचारों के बावजूद भी एक बात पर सबकी सहमति थी उस समय देश की स्थिति को देखते हुए, कि विकास को, डेवलपमेंट का जो काम है उसको निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता, पूंजीपति वर्ग को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आवश्यक थी कि सरकार इस संबंध में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे, यानी कि कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए और फिर उस पर कार्य करे, उस पर काम करे, और इससे जनता का भी समर्थन प्राप्त हुआ, तथा उसके बाद ही योजना आयोग जो है यह अस्तित्व में आया। तो इसी को हम योजनाबद्ध विकास के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर बहुत अच्छे से। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगता होगा। हालांकि आपके कमेंट से मुझे लगता है कि आपको जो है जो सेशन है काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के विचारों के क्या उद्देश्य थे? 2015 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक दो वर्ड नहीं दिख रहा होगा, मैं खुद को हाइड कर लूंगा। नेहरू जो है समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। किससे? समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने नियोजन के द्वारा देश के विकास का रास्ता चुना। इसके पीछे की मुख्य वजह थी, उनका मुख्य ध्येय था, उनका विचार था। कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पहला जो था, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रतिबंधों को बढ़ाना, यानी कि अर्थव्यवस्था में राज्य के प्रतिबंध को बढ़ाना, कहने का अर्थ है राज्य हस्तक्षेप करेगा, पूंजीपति अभी फिलहाल नहीं आएंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। दूसरा, विदेशी पूंजी व तकनीक के प्रवेश पर रोक लगाना, यानी कि हमारी जो स्वदेशी तकनीक है उसको बढ़ावा देना और विदेश से निवेश नहीं मंगाना, या आ रहा है तो उस पर रोक लगाया जाए। तीसरा, निजी क्षेत्र को नियंत्रित करके सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। जो निजी क्षेत्र, ठीक है, सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, निजी क्षेत्र से लोगों का उतना भलाई नहीं हो रहा है, तो कानून बनाकर उसको नियंत्रित करते हैं, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसको बढ़ावा देते हैं, जिससे क्या होगा कि सरकार जो प्रोडक्शन कर पाएगी, उत्पादन कर पाएगी, चीजों को बना पाएंगी, और साथ ही साथ सरकार जो है लोगों को रोजगार भी दे पाएगी। चौथा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिमान स्थापित करना, यानी कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को का सामंजस्य एक तरह से बैठाना। उसके बाद, यदि आवश्यक हो तो जनहित में कानून की सख्ती से, यानी कि ऐसे कानून बनाना जिससे क्या होता है कि उचित क्षतिपूर्ति देकर निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जा सके। जैसे कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो राष्ट्रीयकरण जो किया गया उससे पहले वो बैंक क्या थे? निजी बैंक थे, तो उनको उचित मुआवजा दिया गया, उचित क्षतिपूर्ति दी गई, उसके बाद उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए आप लोग, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना क्या है? 2016 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए सन 1950 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत या इसके तहत भारत सरकार एक दस्तावेज तैयार करती है, जिस दस्तावेज में अगले 5 वर्षों के आय और व्यय से संबंधित योजनाएं होती है। अगले 5 वर्ष में भारत सरकार का इनकम कहां कहां से आएगा और भारत सरकार कहां कहां खर्च करने वाली है। इसी के आधार पर केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो दस्तावेज तैयार होता है उसके आधार पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था यह सन 1951 में जारी किया गया था। तो यही है पंचवर्षीय योजना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, 2 नंबर में है, उतना ही लिख देना है। ठीक है, और हरित क्रांति क्या है, इसके क्या सकारात्मक लाभ हुए, इसके क्या परिणाम हुए, अगर ये 5 नंबर में पूछता है तो सबसे पहले आपको हरित क्रांति की परिभाषा देनी है। उसके बाद 4 से 5 जो लाभ हैं वह आपको लिख देने, चाहे लाभ लिख दे चाहे सकारात्मक परिणाम लिख दे, दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा। तो आप ऐसे आंसर लिखिएगा। ठीक है, गड़बड़ा मत जाइएगा कि जा ये तो पढ़े ही नहीं, पूछ लेता है, दोनों एक साथ करके मर्ज करके पूछ लेगा आपसे। अगला क्वेश्चन है, विकास संबंधी गांधी जी व नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2015 में पूछा गया है। अथवा विकास से संबंधित किन्हीं 2 विवादों पर टिप्पणी लिखिए। झारखंड के 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन के पूछने का मतलब सेम ही है, 2 विवाद पूछ रहा है, इसका अर्थ है गांधी और नेहरू के बीच विकास को लेकर के कौन से 2 विवाद थे, गांधी जी क्या चाहते थे और नेहरू क्या चाहते थे। वहीं पहले वाले में सीधा सीधा नाम ही दे दिया गांधी और नेहरू का। तो दोनों के पूछने का मकसद आंसर एक ही होगा, विद्यार्थी भटक ना जाए इसलिए जो है, विद्यार्थी भटक जाए इसलिए नाम हटा दिया गया वहां पे। ठीक है, ये पूछने का तरीका होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आंसर होगा हमारा गांधी जी के प्रतिमान में, यानी कि गांधी जी कैसा सोचते थे, गांधी जी कैसा चाहते थे विकास हो, में भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्तरों पर भी विकास हो। यानी कि लोगों का जो विकास है यह भौतिक स्तर पे नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पे ही नहीं होना चाहिए। आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास दिमाग ही नहीं है, आप इतना नहीं है कि आप उसको बहुत संजो करके रख सकते हैं। इसके लिए आध्यात्मिक विकास, माफ कीजिएगा, उसको संजो कर रखना। इसके अलावा जो आध्यात्मिक विकास होता है और सांस्कृतिक विकास होता है, आपकी संस्कृति भी आगे बढ़ती रहे। और आध्यात्मिक विकास कहने का अर्थ है कि लोगों का जो अध्यात्म में रुचि बनी रहे, जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, जो योगा वगैरह करते हैं, इस तरह का जो होता है ना, इसमें भी चाहते थे गांधी जी उन सब की रुचि रहे। कुटीर उद्योग धंधों के महत्व को समझा जाए। गांधी जी चाहते थे कि छोटे छोटे उद्योग है इसके महत्व को समझ करके और भी छोटे छोटे उद्योग जो है यह स्थापित किए जाए। भारी स्तर पर औद्योगिकरण न हो, गांधी जी चाहते थे बहुत बड़े बड़े उद्योग न लगाए जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे बेकारी बढ़ेगी, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी, और कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया। उनका कहना था एग्रीकल्चर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करे, कुटीर उद्योग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करे, ताकि गांव की जो जनता है, जो जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उनको रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। ठीक है, अगर उद्योग, भारी उद्योग धंधे आ जाएंगे तो कुटीर उद्योग धंधे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस पेन को मान लीजिए एक कोई व्यक्ति बना रहा है। ठीक है, एक मैनुअल मशीन है जिससे एक बार में ढक्कन बनता है, एक बार में पेन का कवर बनता है, फिर उसकी रिफिल बनती है, फिर उसका निब बनता है, फिर जाकर के असेंबल होता है। और मान लीजिए कोई ऐसा मशीन आ गया जिसमें आप मटेरियल डालिए, सीधा पेन ही निकलेगा उधर से, और पैकिंग वैकिंग होकर ही निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जो छोटे उद्योग हैं वह तो बर्बाद हो जाएंगे ना। इसलिए गांधी जी चाहते थे जो उद्योग, भारी उद्योग, जो उद्योग है, ये भारी उद्योग पर सरकार ध्यान ना दे, या भारी स्तर का जो औद्योगिकरण है वह ना हो देश में। दूसरी तरफ नेहरू के प्रतिमान में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास की कोई जगह नहीं थी। सारा जोर जो था उनका भारी औद्योगिकरण पर था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की। तो उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की थी, यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और जो समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है उसको साथ लाया जाए। ठीक है, उसका एक समागम, उसका एक सामंजस्य स्थापित किया जाए। अगर भारी उद्योग होगा नेहरू जी के नजरों में तो क्या होगा, अगर भारी उद्योग होगा तो उससे सरकार को पैसा आएगा और सरकार अन्य जन कल्याण के कार्य जो है यह कर पाएगी। ठीक है, ये दोनों के विचारों में अंतर था। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, आदेशित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। 2015 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आदेशित अर्थव्यवस्था साम्यवादी राज्यों में होती है जहां पे निजी संपत्ति का बलपूर्वक जबरदस्ती राष्ट्रीयकरण किया जाता है तथा सारी अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होता है। यह होती है आदेशित अर्थव्यवस्था। कृषि व उद्योग जो होते पूरी तरीके से उस संबंधित राज्य के अधीन होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ इसके विपरीत मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति व उद्योग दोनों का समावेश होता है। ठीक है। हालांकि उन पर जो उद्योग धंधे होते हैं उन पर राज्य का कठोर नियंत्रण होता है ताकि जो पूंजीवादी लोग हैं वह मनमानी ना कर सके, इसलिए सरकार नियम बनाती है उतनी कठोर। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के उद्यमों के बीच प्रतियोगिता जो है चली रहती है। मान लीजिए यह पेन सार्वजनिक क्षेत्र के भी उद्योग बना रहे हैं जिसको सरकार कंट्रोल कर रही है, और यही पेन निजी क्षेत्र के भी उद्योग बना रहे हैं जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो दोनों में क्या होगा? प्रतियोगिता होगा, दोनों में प्रतिस्पर्धा होगा, परंतु सहयोग व समन्वय भी बना रहता है। भारत ने यही अर्थव्यवस्था अपनाई, यानी कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। अभी वर्तमान में भारत में जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए? ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सरकार ने भूमि सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए थे, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपके लिए मैंने लिख दिया, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, भूमि सुधार इत्यादि पर जोर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु किए गए प्रयास जो है यह निम्नलिखित है। पहला, बड़े जमींदारों से भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार चाहती थी जो बड़े जमींदार हैं, जो खेती नहीं करते खुद से, जिनके पास अथाह जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, उनसे जमीन ले लिया जाए और गरीब लोग जो भूमिहीन है, जो किसान है, जो मजदूर हैं, उनमें बांट दिया जाए। तो जमीन प्राप्त करने के उद्देश्य से जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। छोटे भू क्षेत्रों को समेकित किया गया, जो छोटे छोटे भू क्षेत्र थे उसको एक साथ लाया गया। ठीक है। ताकि खेती अच्छे से की जा सके। एक छोटा क्षेत्र होता है उस पर खेती करने में और छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला करके खेती करने में, दोनों में अंतर होता है, पैदावार की अंतर हो जाती है, इसलिए सबको समेकित किया गया, एक साथ लाया गया। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जो है सेशन यहीं तक रहने देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको वहां भी नोटिफिकेशन और साथ ही साथ वहां पे पीडीएफ मिलता है। और अब लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।